देखिएगा, कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले जो मैंने आपको कल पढ़ने को कहे थे, जरा हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हमारे पास हैं। हाउ टू कैलकुलेट present value of growth opportunity। PVGO ये कैलकुलेशन है जो कई चैप्टरों में काम आती है। PVGO प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। देखिएगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। PVGO इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर विथ ग्रोथ माइनस प्राइस ऑफ शेयर विदाउट ग्रोथ। देखिएगा, पीवीजीओ यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का जो बेसिक मतलब है वो क्या बना, आपको प्राइस ऑफ शेयर निकालनी है विथ ग्रोथ और माइनस कर दोगे प्राइस ऑफ शेयर विदाउट ग्रोथ। जब हम विथ ग्रोथ निकालते हैं तो इसमें हमारे पास ग्रोथ मॉडल फॉलो होता है, यानी P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। और जब मैं प्राइस ऑफ शेयर विदाउट ग्रोथ निकालूंगा तो P0 का फॉर्मूला बनेगा EPS डिवाइड बाय K। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आपको दो बार शेयर की प्राइस निकालनी पड़ेगी, एक बार डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से और एक बार अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल से। ये तो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और ये है अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल। तो देखिएगा, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नो नीड टू डिराइव द फॉर्मूला। आइएगा, टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। ये क्या है, आपके पास ऑब्जेक्टिव में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आपको ये रेशियो निकाल निकाल के और इन पे मल्टीपल चॉइस पर टिक करना होता है। अब देखिएगा, प्राइस टू कैश फ्लो का मतलब क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिख लो। रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर और डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर शेयर।
पर शेयर। अब ये रेशो बताता क्या है? ये रेशो बताता है कंपनी के द्वारा जो कैश फ्लो जनरेट किए जा रहे हैं उसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइसेस पर आने वाला इंपैक्ट। वापस से सुनना, प्राइस टू कैश फ्लो रेशो क्या बताता है? कंपनी अपनी वर्किंग के वजह से जो कैश फ्लो जनरेट कर रही है उस कैश फ्लो की वजह से कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस पर क्या इंपैक्ट आता है, कितना मार्केट प्राइस अफेक्ट होती है उस कैश फ्लो की वजह से। उस रेशो को हम कहते हैं प्राइस टू कैश फ्लो रेशो। आइए, प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर। और एक और फॉर्मूला है प्राइस टू सेल्स रेशो। सेल्स के साथ रिलेशन, प्राइस टू सेल्स रेशो एमपीएस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। एमपीएस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर, यानी अगर कंपनी की सेल पर शेयर इंक्रीज हो रही है तो कंपनी की सेल्स के चेंज होने से उस कंपनी के शेयर की प्राइस में क्या चेंज आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैं छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लो सबसे पहले अपन इसी को लेते हैं, मान लो 40 रुपए की एमपीएस है पर शेयर और सेल्स पर शेयर है 30 रुपए। जरा रेशो निकालो क्या आया? 40 डिवाइडेड बाय 30, 1.33। अब ये क्या बता रहा है 1.33? यानी अगर आपकी सेल्स 1 रुपए से बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस 1.33 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये रेशो क्या डिफाइन कर रहा है? ये 1.33 जो आया ये क्या डिफाइन करेगा कि अगर आपके शेयर की प्राइस 1 रुपए से चेंज होगी, सॉरी, अगर 1 रुपए की सेल्स चेंज होगी तो उस वजह से कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस का चेंज 1.33 के बराबर आएगा। सेम इसी तरह से ये बताता है। मान लीजिए 2 आ गया ये रेशो, यानी व्हाट डज इट मीन? कंपनी के शेयर की प्राइस उसकी बुक वैल्यू की ट्वाइस है। कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस पर जो इंपैक्ट आता है वो बुक वैल्यू के डबल आता है। व्हाट डज इट मीन? कल को अगर बुक वैल्यू में 10% का चेंज आया, कल को अगर कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर में 10% का चेंज आया तो इसका मतलब कंपनी के शेयर की प्राइस में कितना चेंज आ जाएगा? अगर ये रेशो 2 है 20 तो 20%, का। यानी डबल चेंज आ रहा है। तो ये सारे रेशो इसी तरह से आपको डिफाइन करते हैं। तो मेन तो ये 3 है, बाकी आपको पता ही है पीई रेशो निकालने का फॉर्मूला।
प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बता रहा है? या तो निकालो एमपीएस अपॉन ईपीएस या 1/k। दो तरीके हैं प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने के, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं। ग्रोथ रेट आपको पता ही है, ग्रोथ रेट यानी जी, ग्रोथ रेट कैसे निकलती है? बी इंटू आर। ग्रोथ रेट निकलेगी बी इंटू आर। बी का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। फ्लो बैक। और आर का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बी इंटू आर से आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट आ जाएगी। और आपको ये भी पता है रिटेंशन रेशियो कैसे निकलता है? 1 माइनस डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो। अगर 1 में से आप डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रोथ रेट आ जाएगी। आइएगा, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अब हमें सर आप क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे प्लीज? थोड़ा सा पूरा ही करना पड़ेगा। लो, कौन सा देखना है बताओ? और ऊपर ले जाऊं? थोड़ा सा और, बस सर 1 मिनट। हाँ हाँ, आराम से। हो गया सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आओ बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। सर हाँ जी, मेथड 4 में आपने एक तो स्टेप्स में फॉर्मूला लिख पाया था ना इक्विटी वैल्यू का? वापस बोलो। सर मेथड 4 में स्टेप्स के अंदर इक्विटी हाँ वैल्यू फॉर्मूला लिखवाया था ना आपने एक? हाँ फर्म वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर माइनस डिवेंचर वाला। बिल्कुल। तो सर उसमें डिवेंचर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड है या पूरा पूरा कैपिटल है? नहीं नहीं, कैपिटल पोर्शन मैंने कल भी बताया था। डिविडेंड और इंटरेस्ट तभी माइनस होगा जब वो अभी तक पे नहीं हुआ होगा। तो एक्रूड। हाँ, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। अदरवाइज आप यहां पर जो माइनस करते हो वो केवल डेट वैल्यू और प्रेफरेंस वैल्यू होती है बस। ओके सर, मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टेड का अमाउंट है। हाँ जी, ओके सर। चलिए करें स्टार्ट। आइएगा, सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें आपको आनंद आएगा। देखो, सुनना बहुत ध्यान से, ये क्या बोल रहा है। इन दिसंबर 11 AB कंपनीज शेयर वाज सोल्ड फॉर ₹146 पर शेयर। एमपीएस दे रखी है कितनी? 146। A long-term earning growth rate of 7.5% is anticipated. ग्रोथ रेट आपके पास है 7.5 एंड AB कंपनीज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड। तो बताओ ये D1 हुआ या D0 हुआ? D1। D1 कितना है? 3.36। अब इसने क्या पूछा है सुनना। पहला पॉइंट,
what rate of return an investor can expect to earn assuming that dividend are expected to grow along with earnings at 7.5% per year in perpetuity. कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ये बोल रहा है कि रिटर्न निकाल कर बताओ। इस बार उसने आपको प्राइस तो ऑलरेडी दे रखी है, केई गायब कर दी उसने, तो वो ये बोल रहा है केई निकाल कर बताओ अगर आपका ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल टिल परपेचुइटी तक चले तो बताइए। टिल परपेचुइटी का फॉर्मूला हमारा था P0 is equal to D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G था। आइए P0 हमें ऑलरेडी गिवन है 146, 3.36 डिवाइड बाय K माइनस 0.075। सॉल्व करिए। 146 K माइनस 146 into 0.075, 10.95 is equal to 3.36. 146 K is equal to 14.31. तो के कितनी आ गई 9.8। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, दैट इज योर के 9.80। क्लियर है, बोलो। यस सर। आइए अब सेकंड पॉइंट क्या बोला है सुनना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट AB company will earn about 10% on book equity R दे रखा है 10%। इक्विटी पे आप जो कमा रहे हो वो रिटर्न आपको दी हुई है 10%। एंड शेल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग। रिटेंशन रेशियो B दिया हुआ है 0.60। In this case, whether there would be any change in the growth rate and the cost of equity, क्या ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगी? ग्रोथ रेट होती है B into R। तो आइएगा ये लीजिए, तो ग्रोथ रेट आ गई आपके पास 6%। अब अगर ग्रोथ रेट चेंज हो गई तो अब आपको के निकालनी है, लेकिन एक समस्या है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है, आपको क्वेश्चन में D1 दिया हुआ है 3.36। ये D1 कैसे निकला होगा? D0 1 प्लस G से निकला होगा। सर आपकी वॉइस क्या हो गया? आपकी वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है। वॉइस नहीं आ रही? सर बीच में ब्रेक हो रही थी, पहले ब्रेक हो रही थी यार, क्या पता नहीं। हाँ सर बीच में नेटवर्क का इशू शाम को यार। अब आ रही है ना? अभी तो सही आ रही है। अब मेरी बात को सुनो। आपको ये जो D1 दिया हुआ है, ये D1 आपने ऐसे ही निकाला होगा D0 1 प्लस G से, और उस समय ग्रोथ रेट 7.5 चल रही थी। तो बताओ D0 निकाल सकते हो क्या आप? बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना। क्यों करवाया मैंने ये क्वेश्चन? सिर्फ इसी बी पार्ट की वजह से। आपको D1 दिया हुआ है 3.36। जानते हो जब ये D1 आपने निकाला था तो ग्रोथ थी 7.5 की। तो इसका मतलब ये जो D1 आपने निकाला होगा
इस D1 में जो ग्रोथ जुड़ी हुई होगी वो ये होगी, तो D0 निकालना पड़ेगा मुझे। बताइए D0 कैसे निकालोगे अब? तो बताइए D0 कितना आया? 3.126। 3.12। तो अब रिवाइज्ड D1 निकालो। थ्री 3.126 इंटू 1.06। भाई अब आपकी अगर ग्रोथ रेट 6% हो गई तो D1 भी तो चेंज हो जाएगा। तो D1 बताओ। 3.126 इंटू 1.06, 3.314। अब वापस से आंसर निकाल दो। 3. तो हमें सर हाँ जी ऊपर करता हूं, बोलो। एक मिनट रुको, मैं नेटवर्क को, एक मिनट रुको, मैं चेंज कर लेता हूँ नेटवर्क, अगर थोड़ा इशू आ रहा है ना। 2 मिनट दो मुझे, नेटवर्क नेट कनेक्शन के सर नेटवर्क पूरी। क्या, वापस बोलो। एक मिनट। एक मिनट, अब नहीं होगी, एक मिनट रुको, मैं उसको सही कर दूं, एक सेकंड दो मुझे आप। हाँ अब मैंने चेंज, अब आ रही है, बहुत क्लियर है, अब आ रही है क्लियर बिल्कुल। अभी तक तो आ रही है। नहीं अब रहेगी, मैंने नेटवर्क चेंज किया एक बार, ये लो ऊपर कर दिया मैंने। कहां तक देखना था गर्वित? सर वापस प्रॉब्लम हो गई। वापस गई। यार क्यों हो रहा है, मेरे पास तो पूरा नेटवर्क शो है बट। नहीं, आपका वैसे भी शो कर रहा है, बैंड लो दिखा रहा है। क्या? आपका उसमें नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। अभी तो वापस पूरा सही देखा, पता ही नहीं। नहीं सर, नेटवर्क क्लियर नहीं। ऐसे होता है कई बार। चलो एक बार ये वाले तो 2-4 क्वेश्चन तो कर लें अपन। सर हाँ जी बोलो। हमने ये D0 से निकालना जिससे हम ग्रोथ में इम्पैक्ट नलीफाई कर सकें पहले। बिल्कुल भाई, क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास ये जो D1 था ना, ये D1 जो था वो 7.5% की ग्रोथ पे था, लेकिन अब उसने क्वेश्चन में ग्रोथ रेट चेंज करवा दी, क्योंकि उसने यस बोला है कि अगर ग्रोथ रेट 6 हो जाए तो दोबारा के ही निकालो। तो अगर ग्रोथ रेट चेंज होगी तो D1 भी तो चेंज हो जाएगा आपका। यस सर। तो बस इसलिए मैंने नया D1 निकाला। चलिए अब निकाल लेते हैं आंसर। आओ अब फॉर्मूला लगा दो। P0 इज इक्वल टू K माइनस 0.06। सॉल्व करिए। 146 Ke माइनस 146 इंटू 0.06, 8.76 is equal to 3.314. So 146 Ke is equal to 12.074 आ गया। वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है। चलो एक बार ये क्वेश्चन कर लो, फिर या तो कल लेंगे क्लास, आज पता नहीं क्या दिक्कत है। इतनी तो कल भी नहीं हुई थी, इतना कैसे हो रहा है आज नेटवर्क? एक मिनट सुनो, कोशिश करो ये वाला क्वेश्चन तो कर लो आप कंप्लीट एक बार। मुझे बताओ यहां तक समझ आ गया क्या? 3.314 तक यस सर। यहां तक आ गया ना? बस अब फॉर्मूला लगा दो। अब आपका D1 ये हो गया, तो अब आपका P0 का फॉर्मूला लगाकर रिवाइज्ड के ही निकाल लो बस। रिवाइज्ड के ही निकाल लो।
सर 8.27%. 12 पॉइंट डिवाइड बाय 146 और इनटू 100 कर दो तो 8.27 आ गई। ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या ये पॉइंट यहां तक? Yes, sir. अब इसी तरह का आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। और स्टार्टिंग के भी यही है। अब देखो आ रही आवाज तो मैं एक आध क्वेश्चन और करा दूं, नहीं तो फिर कल करेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर कल करेंगे हम। अभी तो आ रही है सर सही। अभी तो आ रही जितना आ रही है सही. हाँ, तो आप क्वेश्चन नहीं करवा रहा ना, मैं आप क्वेश्चन करवाऊंगा, वैसे ही चली जाती है आवाज। आओ करके देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए। अब गई ना तो मैं बंद कर दूंगा क्लास। आज क्वेश्चन नंबर 17। देखो, Avinash is holding 5,000 shares of Future Group Limited. Presently, the rate of dividend being paid by the company यानी D0 दे रखा है 5 रुपए, and the share is being sold at ₹50. MPS दे रखी है 50 रुपए. However, several factors are likely to change during the course of the year as indicated below. आपको एग्जिस्टिंग का डेटा दिया हुआ है और रिवाइज्ड का डेटा दिया हुआ है। आरएफ दे रखी है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दी हुई है और बीटा वैल्यू दी हुई है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ क्या अविनाश को ये शेयर्स बाय, होल्ड और सेल करने चाहिए। आइएगा लिखें कॉन्सेप्ट पॉइंट। हाउ टू डिसाइड। Strategy for investor. How to decide a strategy for investor. Fair price using CAPM is greater than current market price. Fair price using CAPM is less than current market price. देखिएगा, CAPM बताता है अगर एक सिक्योरिटी को होल्ड करके रखोगे तो उसकी इतनी वर्थ आपको मिलेगी, और आपको आज की वर्थ दे रखी है। मैं इन दोनों को कंपेयर करके डिसीजन ले सकता हूं। तो डिसीजन के लिए यहां जगह छोड़ना, पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आएगा। आओ मैं जरा बात करता हूं पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन में।
के ही निकालो जरा एग्जिस्टिंग सिचुएशन की। RF प्लस बीटा, RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम कर देता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। सॉल्व करो। RF बताओ कितनी है? 12.5 प्लस बीटा वैल्यू 1.5 और प्रीमियम 6 बताइए कितना आ गया? $21.50 आ गया क्या? यस सर। P0 निकाल लो। P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। पांच का जो डिविडेंड दिया हुआ है वो D0 है, उस पर 5% की ग्रोथ लगा दोगे तो D1 आ गया। K माइनस, इसको सॉल्व कर। सिर्फ 5 तो D0 है ना? क्या? सिर्फ 5 तो D0 है। 5 D0 है ना? यस सर। हाँ तो D0 पर मैंने ग्रोथ लगा दी ना। ओके सर, ओके सर। भाई तो D1 आ जाएगा ना अपने पास। 5 इंटू 0.05 कितना हो गया? 5.25 डिवाइड बाय 0.210। अरे 2150 आएगा। अच्छा सॉरी, टू 2150 ठीक है। 0.2150 माइनस 0.16 वैल्यू निकालो कितनी आई? 31.82 कितना? 31.82। बताओ। अब मेरी बात को सुनना। इस सिचुएशन में मेरे शेयर की वर्थ आ रही है 31.82 और आज उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 50। 50। तो सोच के देखो, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस शेयर को होल्ड करता हूं, क्योंकि मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया ये कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से लगाया, तो ग्रोथ मॉडल तो तभी लगेगा जब शेयर मेरे पास होगा। तो यानी अगर मैं शेयर को मेंटेन करता हूं तो वर्थ आएगी 31.82 और जबकि आज वो शेयर मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है, क्या करना चाहिए? रखूं या बेच दूं? सेल बेच दो। तो लीजिए मेरे पास डिसीजन आ गया। अगर फेयर प्राइस यूजिंग CAPM करंट मार्केट प्राइस से कम है तो इमीडिएटली सेल द शेयर। शेयर्स को बेचो और यहां आएगा होल्ड द शेयर्स, शेयर को रोक कर रखो। आप इसी तरह से जरा रिवाइज्ड की निकाल के बताओ मुझे। अभी रिवाइज्ड डेटा लेके निकालते हैं। रिवाइज्ड रिवाइज्ड क्या ही बताओ। RF दे रखी है 10 प्लस 1.25 और रिस्क प्रीमियम है 4.80। 10 प्लस 1.25 इंटू 4.8, क्या 16% आ गया क्या? यस यस सर।
T0 निकाल लो। 5 का डिविडेंड है, यहां पर ग्रोथ रेट 8% है, तो 1.08 डिवाइड बाय, सॉल्व करो, 5.4.08 60 क्या करना चाहिए? होल्ड 67.5 पर क्या करना चाहिए? होल्ड करने चाहिए। यार तो देखिए, हालांकि ये टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी से एसएच रिलेटेड नहीं था, बट फिर भी हमारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया है स्ट्रेटेजी को डिसाइड करने के लिए कि शेयर की प्राइस को आप क्या करो, से कंपेयर करो और उसको ले लो। देख लो एक बार इसको, 1 मिनट। हाँ जी बोलिए, क्लियर है, हुआ है क्या ये पॉइंट? यस सर। आइएगा। अच्छा चलिए, जरा मैं आपको एक और छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखें, अच्छा आप लोगों ने कल वाले टॉपिक पढ़े थे क्या घर पे दोबारा, कि नहीं पढ़े? FCFF और Yes, sir. FCFE अप्रोच यस सर। पढ़े थे? चलो देखें, पक्का पढ़े थे ना? ईमानदारी से बता दो अभी तो। सर मैंने तो नहीं पढ़े। मैंने कौन बोला पहले तो बताओ? दिशा? नो सर। फिर नाम बताओ। प्रियंका। अच्छा प्रियंका, चलो यानी बाकी सबने पढ़े हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूं, और अगर नहीं भी पढ़े ना कोई, देखो एक और बोला, नितिन भी बोला नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, कॉपी में तो लिखे हुए हैं, कॉपी का वो पेज खोल लो। यस ये समझ में आ गया तो गारंटी बोल रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा। अब देख लो आप, विनीता भी बोल रही है मैंने भी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। चलो मुझे आप बताना, अपने फॉर्मेट को ओपन रखो। हाउ टू अप्लाई फ्री कैश फ्लो अप्रोच when EPS and debt ratio is given. When EPS and debt ratio is
गिवन। फ्री कैश फ्लो अप्रोच फॉलो करनी है। क्वेश्चन में ईपीएस दी हुई है और डेट रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे ना एक बहुत लॉजिक से सोच के बताना, ईपीएस कैसे निकलती है बताओ। ईपीएस कैसे निकलती है? सर अर्निंग फॉर इक्विटी जो बची होती है उसको नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर देते हैं। वेरी गुड। ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स पर शेयर जो निकाली जाएगी अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये मेरे हिसाब से सबको पता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जो अर्निंग्स है ना, इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करो। अर्निंग्स कैसे निकलती है जरा बताओ। देखो बहुत ध्यान से समझोगे ना, हालांकि मैं आपको एक सीधा फॉर्मेट दे सकता हूं, बट नहीं, हम लॉजिक से चलेंगे ताकि अगर कल को आप भूल जाओ तो खुद डिराइव कर सको। आपको पता है, सबसे पहले आप लेते हो ईबीआईटी, फिर इसमें से माइनस करते हो आई, तो आपके पास पीबीटी आता है, फिर माइनस करते हो टैक्स तो पीएटी आता है, फिर माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग्स आती है। क्या यहां तक का ये फॉर्मेट सबको याद है? यस सर। यस सर। तो अर्निंग्स आती है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरे पास अगर क्वेश्चन में ये दो इंफॉर्मेशन है, यानी ईपीएस निकाल चुका हूं, तो ईपीएस का मतलब है अर्निंग्स निकाल चुका हूं। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मुझे इसको एफ सी एफ ई बनाना है ताकि मैं वैल्यू पर शेयर निकाल सकूं। कैसे बनाऊंगा? ऐसे क्या क्या एडजस्टमेंट हैं जो फ्री कैश फ्लो में होते हैं लेकिन अर्निंग्स में नहीं हुए? मेरा क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? डेप्रिशिएशन देखो मेरी क्वेश्चन को फिर ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं, आपने कल एक फॉर्मेट बनाया था जिसमें फ्री कैश फ्लो निकाले थे एफसीएफई, और एक फॉर्मेट मैंने आपको अर्निंग्स का दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, क्या एफसीएफई में आई माइनस होता है? यस सर। यस जहां भी सर। आई माइनस हो गया मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। क्या दोनों में टैक्स माइनस होता है? यस सर। यस सर। क्या दोनों में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है? यस सर। अब ऐसे एडजस्टमेंट सोचो जो एडजस्टमेंट रह गए हैं, यानी जो अर्निंग्स में नहीं हुए लेकिन कैश फ्लो में होते हैं। क्या करूं बताओ? डेप्रिशिएशन ऐड करेंगे, वेरी गुड। मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर So working capital changes. प्लस डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट होना बाकी है, प्लस Change in working माइनस capital. वर्किंग कैपिटल चेंजेस का होना बाकी है, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। माइनस कैपिटल Expansion. एक्सपेंडिचर होना बाकी है, प्लस माइनस रिडम्पशन। Loan. लोन्स का होना बाकी है, लोन्स या डिवेंचर का एडजस्टमेंट बाकी है, और प्लस माइनस प्रेफरेंस शेयर बाकी है। क्या मेरी यहां तक की बात समझ आ गई? Yes.
Yes, sir. अगर आप अपनी अर्निंग्स में ये एडजस्टमेंट कर दोगे तो क्या FCF आ जाएगा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. लीजिए, यानी if these adjustments are carried out, after earnings, then we can get FCF. अगर मैं इन एडजस्टमेंट को कर दूंगा तो मेरे पास FCF आ जाएगा। बताओ, क्या मेरा EPS के होने का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यानी अगर उसने आपको क्वेश्चन में EPS दे रखा है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर उसने क्वेश्चन में EPS दे रखा है तो ये एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अगर मैं ये एडजस्टमेंट कर दूंगा तो मैं EPS से फ्री कैश फ्लो पर पहुंच जाऊंगा। अब एक और चीज है, डेट रेशियो का मतलब समझाइए। आओ, डेट रेशियो means debt financing. डेट रेशियो का मतलब है डेट फाइनेंसिंग, यानी व्हाट डज इट मीन? इफ debt ratio is 25%, then it means all investment must be financed by debt to the extent %25। ये इसका मतलब होता है। अगर क्वेश्चन में डेट रेशियो या डेट फाइनेंसिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है आपने जो भी पैसा लगाया उसको 75-25 के रेशियो में लगाया, यानी 25% पैसा आप लोन लेकर आए और 75% पैसा आपका ओन फंड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको बोलूं आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से, मैंने पर शेयर पर दे दिया आपको, और डेट रेशो आपका है 30%। ईपीएस दे दी मैंने आपको ₹25। FCFE पर शेयर बताओ। FCFE पर शेयर बताओ, मुझे जल्दी से बताओ आपको ईपीएस कितनी दे रखी है? 25. क्या इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एडजस्ट हो गए होंगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं हुए होंगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटफ्लो को बताता है या इनफ्लो को बताता है? आउटफ्लो। Outflow. मैं ईपीएस को थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, है ना, 250 कर देता हूँ समझाने के लिए। एक बार आउटफ्लो को बताता है तो माइनस कर दूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना? 40। लेकिन
डेट फाइनेंसिंग 30 होने की वजह से मैंने एक लोन भी तो ले लिया। आप समझ रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 40 रुपए का खर्चा किया तो वो माइनस हो गया, लेकिन साथ ही साथ में मेरे पास एक लोन भी आया होगा। कितने का? 12 रुपए का। ये है डेट रेशियो का मतलब। ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, बच्चे हमेशा ये 12 रुपए लेना भूल गए, सब ले लिया, इस लोन का एडजस्टमेंट भूल गए। आप सोच के देखो, अगर कंपनी का डेट रेशियो दे रखा है ना, तो डेट रेशियो का मतलब ही यही होता है, आपकी जितनी भी फाइनेंसिंग है, उस फाइनेंसिंग में कुछ पैसा आपने लोन लेकर इन्वेस्ट किया। तो जब आपने लोन लिया तो वो इनफ्लो भी तो बनना चाहिए था, वो लिखना भूल जाते हैं। हमने खर्च किया 40 रुपए, वो तो लिख दिया, लेकिन भैया ये 40 रुपए में खर्चा हुआ कैसा कैसा? 12 रुपए तो वो है जो लोन लेकर पैसा खर्च किया, और बाकी का मेरी जेब से लगाया। तो मैंने जो लोन लेकर खर्च किया, तो लोन का इनफ्लो भी तो आना चाहिए। तो बताओ अब एफसीएफई कितना आ गया? 220. यानी मेरी बात को समझना, जो भी एडजस्टमेंट आपने ऊपर किए हैं, ये 3 एडजस्टमेंट जो होते हैं, इनके लिए हमेशा डेट फाइनेंसिंग का ध्यान रखना। अगर इसके लिए डेट फाइनेंसिंग का ध्यान नहीं रखा तो आंसर गलत हो जाएगा। बताओ क्या ये दोनों बातें समझ आ गई? कि अगर क्वेश्चन में ईपीएस दी हुई हो और डेट रेशियो दिया हुआ हो, तो आप एफसीएफई कैसे निकालोगे? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कल जब आप इसके प्रैक्टिकल करोगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखा दूंगा करके कि मैं जैसे ही इन एडजस्टमेंट को करूंगा तो मेरे पास एफसीएफई। हालांकि अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अर्निंग्स में वही एडजस्टमेंट किए जो कैश फ्लो निकालने में मुझे करने चाहिए थे।